है ना? वाइस एडमिरल मोमुसागी ने दूरबीन नीचे रखी और अपने बगल में खड़े मरीन रियर एडमिरल से पूछा। दूरबीन नीचे रखने के बाद ही उसका असली रूप साफ दिखाई दे रहा था। मोमुसागी की खूबसूरती कोई अनोखी नहीं थी, लेकिन उसमें एक तरह की सेक्सी और परिपक्व शान झलक रही थी। उसकी हर हरकत और हाव भाव से एक कुलीनता का एहसास होता था। मरीन वाइस एडमिरल मोमुसागी के सामने आते ही उसके आभामंडल से भयभीत हो गए और काफी असहज लग रहे थे। उन्होंने हकलाते हुए जवाब दिया, हाँ, वह व्यक्ति शिचिबुकाई ईशान के अधीन समुद्री लुटेरों में से एक होना चाहिए, ड्रैगन हंटर पायरेट्स का कर्णधार एनेल। मरीन इंटेलिजेंस विभाग को अभी भी उसके मूल के बारे में पता नहीं है। कोई बात नहीं, बस उसे पकड़ लो। वाइस एडमिरल मोमुसागी ने अपने बालों के ऊपर लटक रहे बालों को धीरे से झाड़ा और हाथ में पकड़ी केबल फेंक दी। तभी कुछ अजीब हुआ, पांचों मरीन जहाजों की गति तुरंत कम हो गई। लेकिन इस समय मरीन जहाज इंपेल डाउन के बहुत करीब पहुंच चुके थे। अपनी उंगली से इशारा करते हुए मोमुसागी ने कहा, गोली चलाओ, उस जहाज को नष्ट कर दो। उसके आदेश का तुरंत पालन किया गया। पांचों जहाजों के धनुष पर लगी तोपें धू-धू कर जलने लगीं और 10 से ज्यादा तोप के गोले तुरंत एनेल के जहाज की ओर बढ़े। तोपों की आवाज सुनकर इंपेल डाउन के टास्क फोर्स के गार्ड उत्साह से भड़क उठे और चिल्लाने लगे, सुदृढ़ीकरण। मरीन मुख्यालय से सुदृढ़ीकरण आखिरकार आ गया है। गोलीबारी जारी रखो, जब तक जहाज डूब न जाए, रुकना मत। वाइस एडमिरल मोमुसागी ने आदेश दिया। नतीजा, एनेल मुश्किल में पड़ गया। पांचों मरीन जहाज पास नहीं आए, बल्कि लगातार गोलीबारी करते रहे। सिर्फ एनेल ही बचाव में था, इसलिए वह इस हमले का सामना नहीं कर सका। जल्द ही जहाज पर तोप के गोले बरसने लगे। धमाका! एक तोप का गोला जहाज के पिछले हिस्से के डेक पर गिरा, जिससे एक बड़ा सा छेद हो गया। ऊंची लपटों और काले धुएं के बीच अनगिनत टुकड़े बिखर गए। जहाज के सिर्फ पिछले हिस्से पर ही नहीं, बल्कि उसके दोनों किनारों पर भी चोट लगी। पूरे जहाज से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। ऐसे हमलों से एनेल कुछ शर्मिंदा दिखे, लेकिन उन्होंने तुरंत ही मरीन जहाजों पर जवाबी हमला किया। एल थोर, ईश्वर का न्याय। एनेल का दाहिना हाथ गायब हो गया और बिजली का एक गोला तुरंत मरीन जहाज के ऊपर प्रकट हुआ, जहां वाइस एडमिरल मोमुसागी थे। फिर एनेल ने अपना हाथ नीचे किया और बिजली मरीन जहाज की ओर गिरी। एनेल के अनुभव के अनुसार भले ही बिजली का यह बोल्ट मरीन जहाज को डुबो न सके, कम से कम डेक में एक बड़ा छेद तो कर ही सकता था। लेकिन उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बिजली गिरने और रोशनी की एक चमक के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मरीन की ओर से संकट की कोई अपेक्षित चीखें नहीं, डेक के टुकड़े टुकड़े होने की कोई विस्फोटक ध्वनि नहीं, कुछ भी नहीं। अजीब! एनेल को यकीन नहीं हुआ। उसने बिजली का एक और गोला इकट्ठा किया और उसे मरीन जहाज पर गिरा दिया। इस बार एनेल ने आखिरकार उसे साफ देख लिया। बिजली गिरने के बाद उसे जहाज पर मौजूद एक महिला ने अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से से धीरे से पकड़ लिया था। सचमुच पकड़ लिया। बिजली का गोला एक नीले सफेद गोले में बदल गया, जिसे महिला ने अपने हाथ में थाम लिया और फिर टिमटिमाता रहा, छोटा होता गया और फिर बुझ गया। यह कैसी क्षमता है? एनेल की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। यह तीसरी बार था जब उसने किसी को यूं ही अपना वज्र पकड़ते देखा। पहली बार ईशान था, दूसरी बार लाल बालों वाला वह आदमी जिसे शरद कहा जाता था, जिसे ईशान ने पहचान लिया था, और अब तीसरा व्यक्ति प्रकट हुआ, विरोधी जहाज पर काले बालों वाली महिला। एनेल को पता था कि दूसरे व्यक्ति के पास संभवतः शैतान फल की क्षमता थी,
लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसकी बिजली को गायब करने के लिए किस प्रकार की क्षमता का उपयोग किया गया था। हे एनेल की बिजली को पकड़ते ही वाइस एडमिरल मोमोसागी ने अपना मुंह ढकते हुए हंसी। एक स्वाभाविक प्रकार का डेविल फ्रूट उपयोग करता। अब मुझे समझ आया कि एडमिरल सेनगोकू हंटिंग ड्रैगन पायरेट्स से इतना सावधान क्यों था। हाँ, उसके बगल में बैठे रियर एडमिरल ने सिर हिलाया। अब हंटिंग ड्रैगन पायरेट्स के पास न सिर्फ राघव चौहान है जो ग्रेविटी फ्रूट इस्तेमाल करता है, बल्कि ई भी है जो थंडरक्लैप फ्रूट जैसी क्षमता रखता है। इसके अलावा ईशान की क्रिप्टोकरेंसी फ्रूट जैसी क्षमता के कारण मरीन मुख्यालय में कई लोग इन तीनों को निजी तौर पर तीन दिग्गज कहते हैं। मरीन के लिए हंटिंग ड्रैगन पायरेट्स की ताकत काफी खतरनाक रूप से बढ़ रही है। अगर वे इम्पेल डाउन से कैदियों को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो यह निस्संदेह मरीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। वैसे मैं अभी तक ईशान नाम के उस युवक से नहीं मिली हूं। मोमोसागी गूंजती तोपों की आवाज के बीच हंसी। इस बार मुझे उसे अच्छी तरह जानने का मौका जरूर लेना चाहिए। जैसे ही वाइस एडमिरल मोमोसागी ने बोलना समाप्त किया, बगल से एक चंचल आवाज आई, दरअसल मैं यह कहना चाहता था कि यदि आप ईशान को हरा सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आपके पास वह मौका नहीं है। पीछे मुड़कर मोमोसागी ने एनेल को जहाज की पटरी पर बैठे देखा। चूंकि युद्धपोत लगभग ध्वस्त होने ही वाला था, एनेल उस पर रुककर समुद्र में गिरने का इंतजार नहीं कर सकता था। पल भर में वह वाइस एडमिरल मोमोसागी के जहाज पर टेलीपोर्ट हो गया। मरीन वाइस एडमिरल। एनेल ने मोमोसागी के कंधों पर लगे एपॉलेट्स को देखा और कुछ उलझन के साथ पूछा, आप कौन हैं? ईशान के बाद एनेल ने नौसेना के रैंकों की पहचान करना सीख लिया था। हालांकि एडमिरल किजारू से पहले भी टकराव हो चुका था, इसलिए वह यह देखकर थोड़ा हैरान था कि नौसेना द्वारा भेजी गई अतिरिक्त टुकड़ियां उस समय केवल एक वाइस एडमिरल थीं। उन्होंने पहले सोचा था कि कोई दूसरा एडमिरल आएगा। मैं गियोन हूं, आप मुझे वाइस एडमिरल मोमोसागी कह सकते हैं। मोमोसागी मुस्कुराए और बोले, आप बहुत आत्मविश्वास से भरे लग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, एनेल खिलखिलाकर हंसा। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं भगवान एनेल हूं। ईशान की अनुपस्थिति में एनेल का चूनीबियो 8वीं कक्षा का विकार फिर से उभर आया। उसने कहा, तुम मरीन वालों को नहीं आना चाहिए था। घुटने टेककर प्रार्थना करो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। हालांकि मोमोसागी को जरा भी परवाह नहीं थी और उसने बेपरवाही से कहा, मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। क्योंकि जो लोग अपनी लोगिया शक्ति के कारण खुद को अजेय समझते हैं, वे आमतौर पर सबसे जल्दी मरते हैं। जैसे ही वह बोल रही थी, युद्धपोत पर मौजूद समुद्री सैनिक भी बंदूकें और तलवारें लेकर बाहर निकल आए और एनेल को घेर लिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस कचरे के साथ मुझसे निपट सकते हो? एनेल ने व्यंग्य किया। अच्छा, कैरोसे की गोलियां डालने के बारे में क्या ख्याल है? मोमोसागी ने हाथ हिलाते हुए कहा और एनेल को घेरे हुए सैनिकों ने तुरंत गोलियां चला दी। कैरोसे की गोलियों की बात सुनकर एनेल चौंक गया। जैसे ही नौसेना के सैनिकों ने गोलियां चलानी शुरू की, वह तुरंत जहाज की रेलिंग से दूर चला गया। अपने तात्विक शरीर से हमलों का सामना करने को तैयार नहीं था। हालांकि जैसे ही वह डेक के दूसरे हिस्से पर दिखाई दिया, अचानक एक सुगंधित हवा बह गई। मोमोसागी पहले से ही अपनी तलवार कोनपीरा को पकड़े हुए थी और उसकी ओर वार कर रही थी। एनेल ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोमोसागी की तलवारबाजी असाधारण रूप से उत्कृष्ट थी। कुछ बार बचने के बाद मोमोसागी की तलवार एनेल के पेट में जा लगी। तलवार हकी में लिपटी हुई थी,
इसलिए कट सीधे एनेल के असली शरीर पर लगा, जिससे एक लंबा लाल घाव बन गया जिससे खून बहने लगा। दर्द से कराहते हुए एनेल को बुशोशोकु हकी से गहरी नफरत हो गई। गुस्से से भरकर उसने 30 लाख वोल्ट का एक थंडरबर्ड फेंका। थंडरबर्ड ने अपने पंख फैलाए और चोंच खोली और मोमोसागी की ओर झपटा। इस आश्चर्यजनक हमले का सामना करते हुए मोमोसागी शांत रही और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। पहले की तरह उसने थंडरबर्ड को अपने हाथ के पिछले हिस्से से पकड़ लिया। इस बार एनेल ने आखिरकार उसे साफ देख लिया। मोमोसागी के फैले हुए दाहिने हाथ पर एक हल्की गुलाबी चमक थी। जैसे ही थंडरबर्ड ने उस गुलाबी चमक को छुआ, उसका आकार तुरंत सिकुड़ गया और बिजली के एक गोले में बदल गया जो मोमोसागी के हाथ पर रुक गया। वह कुछ देर तक टिमटिमाता रहा, फिर छोटा होता गया और फिर गायब हो गया। ये कैसी क्षमता है? एनेल पागल होने की कगार पर था। उसे लग रहा था कि एडमिरल आओकिजी से हुई मुठभेड़ के अलावा हाल ही में जहां भी वह गया, उसे ऐसे लोग मिले जो उसके थंडरबर्ड को बेअसर कर सकते थे। हे अंदाजा लगाओ। मोमोसागी ने उसे कोई जवाब न देते हुए हंसते हुए कहा और अपनी तलवार से एनेल की ओर वार करना जारी रखा। एनेल ने मोमोसागी के हमलों से बचते हुए फिर से टेलीपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह फिर से प्रकट हुआ, एक उड़ता हुआ स्लैश उसकी ओर दौड़ पड़ा। इस बार एनेल को अंततः अपनी स्थिति का एहसास हुआ और वह अपने किए पर पछताने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि मोमोसागी उसकी टेलीपोर्टेशन स्पीड की बराबरी नहीं कर पा रही थी, लेकिन समस्या यह थी कि एनेल अब एक नौसेना के जहाज पर उससे लड़ रहा था। हालांकि नौसेना का जहाज विशाल था, लेकिन लोगों के खड़े होने के लिए डेक ज्यादा चौड़ा नहीं था। जमीन पर लड़ने की तुलना में एनेल की टेलीपोर्टेशन दूरी काफी सीमित थी। वह समुद्र की सतह पर नहीं जा सकता था, वरना वह पानी में गिर जाता। एनेल की गतिविधियों की सीमाओं को जानते हुए मोमोसागी अपने केनबुनशोकु हाकी के माध्यम से अधिक आसानी से उसका स्थान जान सकती थी। सच कहूं तो कई दुर्जय प्रतिद्वंद्वियों का सामना करने के बाद एनेल का अपनी अजेयता पर भरोसा कम होता जा रहा था। युद्धों में केवल ताकत ही निर्णायक कारक नहीं होती, युद्ध क्षेत्र की परिस्थितियां और प्रतिद्वंद्वी की क्षमता पर संयम जीत तय करने में अहम भूमिका निभाते थे। अब मोमोसागी का सामना करते हुए वह खुद को लाचार महसूस कर रहा था, अपनी पूरी क्षमता से लड़ने में असमर्थ। उसे अभी तक उसकी शैतानी फल क्षमता का भी अंदाजा नहीं था। फ्लाइंग स्लैश से बचने के बाद मोमोसागी फिर से पास आया। एनेल ने बाएं दाएं से बचने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में उस पर फिर से वार हो गया। ये नहीं चल सकता। मैं इस अजीब औरत के चक्कर में नहीं पड़ सकता। इस विचार को ध्यान में रखते हुए एनेल ने अपनी दृष्टि समुद्र में पास के नौसेना जहाजों की ओर मोड़ दी तथा उन जहाजों पर भागने के लिए टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने की योजना बनाई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन नौसेना के जहाजों में भी इस अजीब औरत जैसे लोग हों, है ना? तब तक जब तक वह कूदता रहेगा, नौसेना के सैनिक उसे रोक नहीं पाएंगे। अगर वह अजीब औरत उसे पकड़ना भी चाहे तो उसकी गति से मुकाबला नहीं कर पाएगी। फिर वह उससे गुरिल्ला युद्ध कर सकता है। हालांकि जैसे ही एनेल अपनी टेलीपोर्ट करने की क्षमता को सक्रिय करने वाला था, मोमोसागी को उसके इरादे भांप गए। अचानक उसने अपना दाहिना हाथ उठा लिया। एनेल पर दो घाव, जहां मोमोसागी की तलवार लगी थी, से अचानक हल्की गुलाबी चमक निकल आई। एनेल पहले ही अपने टेलीपोर्टेशन के आधे रास्ते पर था, लेकिन इस पल ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। वह बीच हवा में ही गिर पड़ा। छप! एनेल समुद्र में गिर गया। जैसे ही वह पानी में गिरा, एनेल अभी भी स्तब्ध था। उसे एहसास हुआ कि उसकी थंडर डेविल फ्रूट क्षमता अभी भी बरकरार थी,
लेकिन अचानक वह निष्क्रिय हो गई। जैसे ही समुद्र का पानी तेजी से ऊपर आया, एनेल को अपनी ताकत कम होती हुई महसूस हुई। वह समुद्र में तैर नहीं पा रहा था और घबराहट में उसने सांस लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन समुद्र के पानी में उसका दम घुट गया, मानो वह डूब रहा हो। उसे ऊपर लाओ। मोमोसागी ने अपनी तलवार म्यान में रखी और नौसेना के सैनिकों को आदेश दिया। जल्द ही तैरने में सक्षम नौसेना के सैनिक समुद्र में कूद पड़े और एनेल को बचा लिया। हालांकि जब तक वे उसे ऊपर खींचते, तब तक एनेल सीस्टोन की हथकड़ियों से जकड़ा जा चुका था। खांसते हुए एनेल घुटनों के बल डेक पर बैठ गया, ऊपर खींचे जाने के बाद भीगा हुआ और दयनीय हालत में। गिरने से क्षतिग्रस्त उसकी पगड़ी से उसका विस्फोटक हेयरस्टाइल साफ दिखाई दे रहा था। मोमोसागी एनेल के विस्फोटक बालों को देखकर कांपने लगी और अपनी हंसी को रोकने के लिए संघर्ष करने लगी। अरे, ये क्या हो गया? आखिरकार अपनी सांसें संभालते हुए एनेल ने अपनी हेयर स्टाइल की समस्या को अनदेखा करते हुए मोमोसागी की तरफ देखा और निराशा में अपने दांत पीस लिए। इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं, वह पहले भी एडमिरल किजारू का सामना कर चुका था और अब वह खुद को एक वाइस एडमिरल से इतनी जल्दी हारता हुआ पा रहा था। चाहे उसने इस बारे में जितना भी सोचा हो, उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। हे, तुम्हारे लोगिया के उलट मेरे पास एक पैरामीशिया डेविल फ्रूट है। मोमोसागी हल्के से मुस्कुराई और आखिरकार उसे जवाब दिया, लेकिन मेरी क्षमता तो अनोखी है। मैं एक विनम्र फ्रूट उपयोग करता हूँ। नम्र फल? एनेल ने भ्रम में मोमोसागी को देखा, कुछ समझ नहीं पा रहा था। मोमोसागी एनेल के पास गई, उसके कंधे पर हाथ रखा और एक बार फिर गुलाबी चमक उभरी जिसने एनेल के पूरे शरीर को ढक लिया। महसूस कर रहे हो? मोमोसागी मुस्कुराई और बोली, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा शरीर पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है? हालांकि एनेल सीस्टोन की हथकड़ियों से बंधा हुआ था और उसमें ताकत की कमी थी, फिर भी उसका शरीर हिल सकता था। लेकिन मोमोसागी के छूने के बाद उसे अपनी मांसपेशियां अकड़ती हुई महसूस हुई। यह आसान है, तुम्हारी मांसपेशियों को मैंने वश में कर लिया है। मोमोसागी ने एनेल के शरीर से अपना हाथ हटा लिया, क्योंकि वह इस विस्फोटक बालों वाले लड़के को बार बार छूना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने समझाया, जब तक मेरी क्षमता है, मैं किसी भी चीज को वश में कर सकती हूँ, चाहे वह किसी व्यक्ति का शरीर हो या ऊर्जा। मैं उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर कर सकती हूँ। यह क्षमता मध्यस्थों के माध्यम से भी फैल सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इतनी जल्दी पहुंच गए क्योंकि मैंने समुद्री धाराओं को वश में कर लिया था। एनेल को अचानक एहसास हुआ कि नौसेना इतनी तेजी से क्यों पहुंची। यह एक अजीब महिला थी जिसने समुद्री धाराओं को तेज करने के लिए उनमें हेरफेर किया था। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि मोमोसागी द्वारा प्रहार करने के बाद उसकी शक्तियां निष्क्रिय क्यों हो गईं, तो पता चला कि उसकी क्षमता उसके शरीर में बनी हुई थी। अब समझ में आया। मोमोसागी ने एनेल के हावभाव देखकर हंसते हुए कहा, ऊर्जा चाहे कितनी भी प्रचंड हो या आक्रमण कितना भी भयंकर हो, मेरी क्षमता के सामने सब कुछ एक छोटे खरगोश की तरह कोमल हो जाता है। वरना तुम्हें क्या लगता है मुझे यह उपनाम कैसे मिला? दुनिया विशाल है और हर तरह के अजूबे मौजूद हैं। खासकर शैतानी फलों में हर क्षमता का जवाब मौजूद है, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे। एनेल को पकड़ लिया गया और वह मोमोसागी के हाथों में पड़ गया। यह प्रतिद्वंद्वी की क्षमता को न समझ पाने की पीड़ा का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। हालांकि यह कहना होगा कि नीले सागर में पहुंचने के बाद से एनेल को एक के बाद एक असफलताएं मिल रही थीं। उसका शुरुआती अहंकार धीरे धीरे कम होता गया।
वो युद्धपोत जरूर सेना की मदद का इंतजार कर रहा होगा, है ना? मोमोसागी ने उस युद्धपोत की तरफ देखा जिस पर एनेल पहले जा चुकी थी और हाथ हिलाया। डूब जाओ इसे। एक बार फिर तोपों की गर्जना हुई। जहाज, जिसकी कमान मूल रूप से वाइस एडमिरल के हाथ में थी, इस बार पूरी तरह से नष्ट हो गया, आग और धुएं के बीच समुद्र में डूब गया। जहाज को डूबता देख वाइस एडमिरल मोमोसागी ने एक पल सोचा और फिर बोले, हमारा जहाज और पास नहीं आना चाहिए। यहीं रुको और जहाज की रखवाली के लिए कुछ लोगों को छोड़ दो। अगर जरूरत पड़े तो युद्धपोत को इम्पेल डाउन से दूर ले जाओ। हम उन्हें जहाज पर कब्जा नहीं करने दे सकते। नौसेना के सैनिकों को उसकी आज्ञा स्वाभाविक रूप से समझ में आ गई। वे भागने की कोशिश कर रहे समुद्री लुटेरों के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे थे। आथर इसके बाद युद्धपोत पर पीछे रह गए नौसेना के कुछ सैनिकों को छोड़कर बाकी लोग वाइस एडमिरल मोमोसागी के पीछे पीछे छोटी नौकाओं का संचालन करते हुए इम्पेल डाउन तक पहुंचे। जेल के गार्ड वाइस एडमिरल मोमोसागी के स्वागत के लिए कतार में खड़े हो गए और वह अपने आदमियों के साथ सीधे मुलाकात कक्ष में चली गईं। स्वागत है, वाइस एडमिरल मोमोसागी। धूप का चश्मा पहने, दाहिनी आंख बालों से ढकी एक महिला ने सलामी में हाथ उठाया। मैं जेल की डिप्टी वार्डन हूं, डोमिनो। उसके बगल में एक और आकृति, जो छोटी और एक छोटे राक्षस जैसी दिख रही थी, ने भी सलामी दी। मैं कमांडर ब्लू गोरिल्ला हूं, साल्डेथ। मैं चीफ गार्ड सादी हूं। एक कामुक महिला बोली। मोमोसागी ने सिर हिलाकर उनसे पूछा, अब स्थिति क्या है? डोमिनो ने जवाब दिया, यह पुष्टि हो चुकी है कि जेल में घुसने वाले 7 सरदार ब्लैक ड्रैगन ईशान, सुपरनोवा ट्राफल्गर लक्ष्य, उरूज और स्ट्रॉ हैट ललित और समुद्री डाकू शिकारी जोरो हैं। इन 4 नए कैदियों पर 100 मिलियन से ज्यादा का इनाम है। इसके अलावा उनके द्वारा भड़काए गए दंगे के कारण इम्पेल डाउन के पहले से चौथे स्तर तक के लगभग सभी कैदी रिहा हो चुके हैं। यह तो किसी तरह चल रहा है, लेकिन अब वे जेल के 6ठे स्तर पर पहुंच गए हैं। अगर वे 6ठे स्तर के कैदियों को भी रिहा कर देते हैं तो यह मुश्किल होगा। तुम्हारा वार्डन कहाँ है, मैगलन? मोमोसागी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। स्थिति उसकी कल्पना से भी ज्यादा गंभीर लग रही थी। आक्रमण की सूचना मिलने के बाद से अब तक ज्यादा समय नहीं बीता था, फिर भी जेल के लुटेरे 6ठे तल तक हमला कर चुके थे। क्या मैगलन ने उन्हें रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया? अच्छा, डोमिनो ने घबराहट में पसीने से तर होकर कहा। वार्डन मैगलन जेल की 4थी मंजिल पर है, लेकिन उसे ब्लैक ड्रैगन ईशान ने हरा दिया है और उसकी हालत का पता नहीं है। क्या? मोमोसागी चौंकी। मैगेलन की हालत क्या है, पता नहीं? आप पुष्टि नहीं कर सकते? हाँ, साल्डेथ ने बीच में ही कहा। मेरे सभी ब्लू गोरिल्ला जेलर मारे जा चुके हैं। अब जेल की 4थी मंजिल पर कुछ बचे हुए दंगाई कैदियों का कब्जा है। उन्होंने लिफ्ट के प्रवेश द्वार को सुरक्षित कर लिया है और हमारे सुरक्षा बल अंदर नहीं जा सकते। इसलिए हम वार्डन मैगलन की हालत की पुष्टि नहीं कर सकते। हम निगरानी के जरिए सिर्फ इतना देख पा रहे हैं कि मैगलन जमीन पर बेसुध पड़ा है। मोमोसागी को एहसास हुआ कि यह बुरा था। जब बेड़े के एडमिरल सेनगोकू ने उसे भेजा था तो उसने उसे जेल प्रहरी मैगलन के साथ सहयोग करने के लिए कहा था, इस उम्मीद में कि वह उसके साथ मिलकर ईशान को रोक सकेगी। लेकिन मोमोसागी ने कभी नहीं सोचा था कि मैगलन ईशान से इतनी जल्दी हार जाएगा। अगर मैगलन मारा जाता तो इसका मतलब था कि वह अपना सहयोगी खो देगी। वैसे तुम्हारा हेड जेलर कहाँ है, शिर्यू? मोमोसागी को अचानक याद आया। उसे एहसास हुआ कि इम्पेल डाउन में भी एक दुर्जय उपस्थिति थी।
जेलर शिर्यू। सादी ने मुश्किल से निगला, बोलने में कठिनाई हो रही थी। नहीं शिर्यू, यह पुष्टि हो चुकी है कि उसने विद्रोह किया है। उसने पीछे से घात लगाकर वाइस वार्डन हैनियाबल को मार डाला और वार्डन मैगलन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब वह 7 सरदारों ब्लैक ड्रैगन ईशान के साथ जेल के छठे तल में प्रवेश कर गया है। मोमोसागी का दिल तुरंत बैठ गया। यहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि हालात उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बुरे थे। मैगलन के भाग्य का पता न चल पाने, शिर्यू के विद्रोह और जेल के छठे तल पर सेंध लगने के कारण पूरा जेल प्रहरी बेबस था। यह उलझी हुई व्यवस्था अब उसकी जिम्मेदारी लग रही थी। क्या हमारे पास छठी मंजिल की निगरानी फुटेज है? मोमोसागी ने बिना समय गवाए कंट्रोल रूम की ओर रुख किया। छठी मंजिल की स्थिति बताओ। हालांकि जब वे नियंत्रण कक्ष पहुंचे तो निगरानी के लिए जिम्मेदार गार्ड बेचैन दिखे और मोमोसागी को बताया कि छठी मंजिल के पहले से बंद होने और स्लीपिंग गैस के निकलने की वजह से छठी मंजिल पर निगरानी रखने वाला डेन डेन मुशी भी प्रभावित हुआ है। अब लगभग सभी स्लीप मोड में थे। दूसरे शब्दों में, छठी मंजिल की निगरानी फुटेज लगभग पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गई थी। अगर कुछ थी भी तो वह कुछ अलग थलग कोनों तक ही सीमित थी। वे छठी मंजिल पर क्या हो रहा था यह बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। इस स्थिति से मोमोसागी निराश हो गए। उन्हें पता ही नहीं था कि छठे स्तर पर क्या हो रहा है। लेकिन समय की कमी थी। उन्हें जल्दी से काम करना था। इसलिए मोमोसागी ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। सभी मरीन और जेल प्रहरी मेरे पीछे आओ। हमें चौथे तल पर फिर से कब्जा करना होगा और वार्डन मैगलन को बचाना होगा। फिर चौथे तल से शुरू करके हम रक्षात्मक स्थितियां स्थापित करेंगे। मोमोसागी के आदेश जारी होते ही सभी मरीन और जेल प्रहरी तुरंत हरकत में आ गए। रवाना होने से ठीक पहले वाइस एडमिरल मोमोसागी ने एनेल की ओर देखा, जो सी प्रिज्म स्टोन की हथकड़ियों से जकड़ा हुआ था। तुम्हारा कप्तान समझदार नहीं है। सहायक जहाज पहले ही डूब चुके हैं। वह बच नहीं पाएगा। इसलिए जल्द ही तुम उससे मिलोगे। शायद तुम दोनों को एक साथ बंद भी कर दिया जाएगा। क्या ऐसा है? तो मैं इंतजार करके देखता हूं। एनेल बेपरवाही से मुस्कुराया और सीधे मोमोसागी को घूरने लगा। तुम बुरी नहीं हो, औरत। हो सके तो जब हम जाएंगे तो शायद तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। मोमोसागी अंदर ही अंदर उबल पड़ी, एक ठंडी सिसकारी भरी, लेकिन उसने एनेल की बातों को जिद समझकर नजरअंदाज कर दिया और उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाई। उसने मरीन्स को उस पर नजर रखने का निर्देश दिया और फिर टीम को रवाना कर दिया। पहली और दूसरी मंजिल की जेल की कोठरियां अब लगभग खाली थीं और ज्यादातर कैदी ईशान के पीछे पीछे नीचे की ओर जा रहे थे। तीसरी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उनकी मुलाकात कुछ बिखरे हुए कैदियों से हुई, जिनमें से ज्यादातर वे थे जिन्हें जेल के पहरेदारों ने धमकाया था और जो घायल पहरेदारों से बदला लेने के लिए पीछे रह गए थे। मोमोसागी ने इन व्यक्तियों पर कोई दया नहीं दिखाई तथा उन्हें देखते ही मार डालने का आदेश दिया। मोमोसागी के नेतृत्व में सैनिक जेल की चौथी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर कई कैदी पहरा दे रहे थे। मोमोसागी ने मोर्चा संभाला और कैदियों की भीड़ पर एक रथ की तरह टूट पड़ी। उसकी ताकत के कारण कैदी उसे रोक नहीं पाए और उन्होंने जल्दी ही चौथी मंजिल पर फिर से कब्जा कर लिया। बाद में पुल पर मोमोसागी ने मैगलन की विशाल आकृति को जमीन पर पड़ा देखा। आह भरते हुए मोमोसागी मैगलन की ओर चली गई। उसका इरादा उसे देखने का था, क्योंकि वह निश्चल पड़ा था। हालांकि उसी समय अचानक एक आवाज गूंजी, जांचने की जहमत मत उठाओ, वह अभी मरा नहीं है।
लेकिन उसे जागने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मोमोसागी ने मुड़कर देखा तो एक बंद कोठरी दिखाई दी, जिसके चारों ओर खुली कोठरी थी। अंदर एक गंजा, सख्त सा दिखने वाला आदमी सिर झुकाए बैठा था। तुम कौन हो? मोमोसागी एक पल के लिए रुकी, फिर पूछा, तुम भाग क्यों नहीं गए? क्या तुमने देखा कि मैगलन के साथ क्या हुआ? हम मैं तो बस किसी का इंतजार कर रहा था। गंजे आदमी ने अपना सिर उठाया, मोमोसागी की तरफ देखा और कहा, हालांकि मैगलन 7 सरदारों के ईशान से हार गया था, फिर भी उसने उसकी जान बचाई। वरना सिर्फ उसके पेट पर लगे जख्म से ही मैगलन को जानलेवा रक्तस्राव हो सकता था। मोमोसागी ने धीरे से मैगेलन के शरीर को उठाया और उसके पेट पर लगे घाव का निरीक्षण किया और उस आदमी की बात की पुष्टि की। घाव के आसपास अभी भी हल्की चमक थी, लेकिन वह काफी हद तक ठीक हो चुका था। क्या यह घाव शिर्यू के घात से हुआ था? शाबाश! मोमोसागी ने गंजे आदमी की तारीफ की। तुम बाकी कैदियों के साथ भाग नहीं गए। शायद जब यह सब खत्म हो जाए तो मैं तुम्हारी सजा कम करने की अर्जी दे सकूं। हालांकि मोमोसागी की बात सुनकर गंजे आदमी की हंसी फूट पड़ी। तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। अगर मेरा बॉस ईशान के साथ वापस आ गया तो तुम्हें एक से बढ़कर एक सरदारों का सामना करना पड़ेगा। जब मोमोसागी ने अपने सैनिकों को चौथी मंजिल पर रक्षात्मक स्थिति स्थापित करने के लिए नेतृत्व किया, तो जेल की छठी मंजिल पर एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। छठी मंजिल पर कैद सभी लोग बेहद भारी भरकम अपराधी थे। अगर उन पर इनाम की राशि का हिसाब लगाया जाए तो अनुमानतः कम से कम 2 करोड़ बेरीज होंगे, जिसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इस राशि से कम इनाम वाला कोई भी व्यक्ति यहां बंद होने के योग्य नहीं था। हालांकि शेष 17 कैदियों में से ईशान की विशेष रुचि उन 4 व्यक्तियों में थी जिन्हें मूल रूप से ब्लैकबियर्ड टीच का साथी बनना था। वास्को शॉर्ट, सैन जुआन वुल्फ, अवलो पिजारो और सबसे कुख्यात महिला अपराधी कतेरीना वहां मौजूद थे। ये चारों छठी मंजिल की जेल में सबसे ताकतवर थे। हालांकि ईशान को उनके इनाम की सही मात्रा का पता नहीं था, लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि वे लगभग 50 करोड़ बेरीज थे, शायद उसके अपने इनाम से भी ज्यादा। हालांकि इनाम हमेशा ताकत का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, फिर भी वे एक संदर्भ बिंदु के रूप में काम करते थे। अकेले इस समूह से निपटना ईशान के लिए काफी मुश्किल होगा। खुशकिस्मती से ईशान अकेला नहीं था। उसके साथ बहुत से मददगार थे और वे भी उतने ही ताकतवर थे। जयदेव का सामना विशालकाय संजुआन से हुआ। जयदेव पहले से ही लंबा चौड़ा था, लेकिन संजुआन के सामने वह एक मामूली सा धब्बा लग रहा था, खासकर जेल की तंग जगह को देखते हुए। संजुआन का विशाल आकार अपने साथ जबरदस्त विनाशकारी शक्ति लेकर आया था। हालांकि उसने विशेष रूप से बनाई गई विशाल समुद्री पत्थर की बेड़ियां पहनी थीं, लेकिन वह शैतानी फल का इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए समुद्री पत्थर ने उसकी अपनी शक्ति को प्रभावित किए बिना केवल उसकी गतिविधियों को सीमित कर दिया। उसने समुद्री पत्थर की बेड़ियों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और जयदेव पर भीषण हमला किया। जयदेव तेजी से बच निकला और संजुआन के हाथ जमीन पर जोर से पटक रहे थे, जिससे इंच-इंच दरारें पड़ रही थीं। जबरदस्त झटकों से ऐसा लग रहा था मानो पूरा इम्पेल डाउन हिल रहा हो। संजुआन ने फिर हाथ हिलाए और जयदेव एक बार फिर बच निकला। हालांकि इस बार छठी मंजिल पर एक कैदी जो ईशान के मातहतों से जूझ रहा था, दुर्भाग्य से संजुआन के हाथ से लग गया। एक चटक सी आवाज के साथ वह कैदी तुरंत मांस के ढेर में बदल गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने किसी मोटे कीड़े को कुचल दिया हो और उसका रस चारों तरफ फैल गया हो। इस समय संजुआन सिर्फ अपनी बाहें ही हिला पा रहा था। उसका शरीर बहुत बड़ा था
और उसका ज्यादातर हिस्सा जेल की छठी मंजिल की तंग जगह में फंसा हुआ था। जयदेव को लगातार 2 बार चूकने से निराश संजुआन अपने शरीर को स्ट्रेच करना चाहता था, लेकिन इस विस्तार के कारण छठी मंजिल की जेल की दीवारों में दरारें पड़ गईं तथा रेत और पत्थर नीचे गिरने लगे, जिससे यह संकेत मिलता है कि ऊपर की मंजिल भी ढह सकती है। ये पानी के नीचे है, तुम इस तरह तबाही नहीं मचा सकते। जयदेव ने यह नजारा देखा और अपनी हरकतें रोक दीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी बाईं मुट्ठी कमर पर कस ली और फिर अपनी दाहिनी मुट्ठी से संजुआन पर जोरदार मुक्का मारा। 3000 टाइल सीधी मुट्ठी। धमाका। जयदेव के घूंसे से आसपास का माहौल कांप उठा और जोर से हवा बिखर गई, मानो कोई गोला अंतरिक्ष से फटकर सीधा संजुआन की कमर पर लगा हो। और कोई रास्ता नहीं था। संजुआन उकड़ू बैठा था और जयदेव का कद उसके लिए बहुत छोटा था। यह मुक्का सिर्फ इसी जगह लग सकता था। जब संजुआन को चोट लगी तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। जयदेव का मुक्का कोई मजाक नहीं था। उसी वक्त संजुआन, जो उकड़ू बैठा था, जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि जयदेव ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार सीधे मुक्के मारे, सभी एक ही जगह पर निशाना साधते हुए। यह दृश्य देखते हुए ईशान पसीने से तरबतर हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ज्यादा बड़ा होना कोई अच्छी बात नहीं है। जयदेव को अपने प्रतिद्वंदी की कमर पर जोरदार प्रहार करते देख ईशान और नहीं देख सका। उसने अपनी नजर मगरमच्छ की लड़ाई पर घुमा ली। मगरमच्छ का प्रतिद्वंदी था वास्को शॉट, जो बहुत ज्यादा शराब पीता था। हालांकि वह भी बहुत बड़ा था, फिर भी वह संजुआन के सामने फीका पड़ गया। हालांकि मगरमच्छ को उसे अपना प्रतिद्वंदी चुनने में थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शॉट शराब के नशे में होगा। मगरमच्छ को यह पता नहीं था कि जेल में कैदियों को शराब उपलब्ध कराई जाती थी या यह शॉट की शैतानी फल क्षमता थी, जो अलग-अलग फल से संबंधित थी, और शराब वास्तव में उसकी क्षमताओं का उपयोग करके संग्रहित की जाती थी। किसी भी स्थिति में शॉट के पास मौजूद शराब की लौकी ने मगरमच्छ के लिए काफी परेशानी खड़ी कर दी। शुरुआत में मगरमच्छ ने शॉट को निर्जलित करने के लिए अपनी रेत आधारित क्षमताओं का उपयोग करने की योजना बनाई, जिससे लड़ाई जल्दी खत्म हो गई। हालांकि शॉट को मगरमच्छ की रेत में एक कमजोरी नजर आई। उसने खुद को शराब से भर लिया, जिससे मगरमच्छ उसे प्रभावी रूप से निर्जलित नहीं कर पाया। फिर उसने शराब की लौकी को घुमाते हुए मगरमच्छ पर हमला किया, और उसके हमले भयंकर थे। हर हरकत के साथ शराब बाहर निकल रही थी, जिससे मगरमच्छ का प्रदर्शन बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। अरे रेत के पुराने थैले, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? ईशान चिल्लाए बिना नहीं रह सका। अगर नहीं तो मुझे संभालने दो। अगर मैं अभी आपके समुद्री डाकू दल में शामिल भी हो जाऊं, तो भी आपको मेरी लड़ाई में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। ईशान द्वारा इस तरह चुनौती दिए जाने पर मगरमच्छ भी कुछ नाराज हुआ और बिना पीछे देखे जवाब दिया। ईशान ने कंधे उचकाए, अपनी नजरें दूसरी ओर घुमाईं और फिर देखा कि ट्राफल्गर लक्ष्या और उरूज अपने समुद्री डाकू दल के साथ कैटरीना के साथ भीषण युद्ध में उलझे हुए हैं। यह सबसे क्रूर महिला अपराधी कैटरीना अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही जीती। समुद्री पत्थर की हथकड़ी पहने होने के कारण यह अस्थायी रूप से स्पष्ट नहीं था कि उसमें शैतानी फल की क्षमता है या नहीं। हालांकि इस भारी भरकम श्रृंगार वाली महिला में आश्चर्यजनक रूप से हकीकी अच्छी खासी दक्षता थी। लक्ष्य और उरूज के संयुक्त हमलों का सामना करने के लिए उसने अपने पूरे शरीर को ढकने वाले काले कवच वाले हकी पर भरोसा किया। ईशान ने देखा कि लक्ष्य की डेविल फ्रूट क्षमता कैटरीना के शरीर को भेद नहीं सकती थी।
हालांकि यह आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि लक्ष्य में वर्तमान में हॉकी की क्षमताओं का अभाव था। इस बिंदु से कैटरीना कम से कम वर्गों से कमजोर नहीं थी जिसे ईशान ने पहले हराया था। हालांकि कुछ देर तक ध्यान से देखने के बाद ईशान ने पाया कि लक्ष्य के समूह को कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उरूज असाधारण रूप से लचीला था। कैटरीना के हर जवाबी हमले का उरूज लगभग सामना कर रहा था और जैसे जैसे कैटरीना उस पर वार करती उसकी डेविल फ्रूट क्षमता उसकी जवाबी ताकत को और बढ़ा देती। जेल के छठे स्तर पर इन दुर्दांत अपराधियों की तुलना में मगरमच्छ और जयदेव को छोड़कर ईशान के समूह के बाकी सदस्यों में शक्ति की थोड़ी कमी थी। हालांकि उनकी खूबी यह थी कि वे शैतानी फल की क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकते थे जबकि उनके विरोधी ऐसा नहीं कर सकते थे। इससे उनके और उनके विरोधियों के बीच का अंतर कुछ हद तक संतुलित हो गया। इसलिए ईशान के विचार में जीत केवल समय की बात थी। तो ईशान की नजर जोरो की ओर चली गई। ललित, संजय, बंटी और मिस्टर 3 वर्तमान में छठे स्तर के अन्य कैदियों के साथ लड़ रहे थे। जोरो और शिरु को द्वंद्व युद्ध के लिए छोड़ दिया। यह जोरो का अनुरोध था, इसलिए ललित और अन्य लोगों का हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि उस समय जोरो और शिरु के बीच काफी दूरी थी। जब ईशान ने उसकी तरफ देखा तो उसने पाया कि जोरो के शरीर पर पहले से ही कई लंबे जख्म थे और वह जोर जोर से हाँफ रहा था। ये सभी हमले शिरयू द्वारा हाल ही में हुई झड़प के दौरान किए गए थे। घाव बहुत गहरे नहीं थे, संभवतः जोरो द्वारा स्वयं को बचाने के लिए किए गए अथक प्रयास का परिणाम थे, लेकिन फिर भी उनसे खून बह रहा था जिससे जोरो का शारीरिक परिश्रम और बढ़ गया था। फिर भी इतनी चोटों के बावजूद जोरो की आंखें अभी भी दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। 3 तलवार शैली ओनीगिरी। जोरो आगे बढ़ा, अपनी तलवारें आपस में घुमाकर शिरु पर जोरदार वार किया। उसी समय उसके मुंह में पकड़ी तलवार उसके सिर के साथ घूम गई और उसने एक और वार किया। शिरयू ने अपनी लाल चमक बिखेरती राक्षसी तलवार से जोरो के 3 तलवारों वाले क्रॉस वार को रोक दिया और जोरो के हमले पर दबाव डाला। हालांकि जोरो की ताकत ने उसे कुछ कदम पीछे धकेल दिया। चले जाओ बदमाश, शिरयू ने जोर लगाया और अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाया, जोरो को दूर धकेल दिया। जोरो को उड़ा दिया गया, लेकिन वह उतरते ही लुढ़क गया, अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से जमा लिया, फिर आगे की ओर छलांग लगाई और शिरयू पर एक और वार करने का लक्ष्य बनाया। तोरागरी टाइगर हंटिंग। हालांकि जब वे एक दूसरे के पास से गुजरे तो जोरो की छाती पर एक और खून से सना घाव दिखाई दिया, जबकि शिरु को कोई चोट नहीं आई। जिस समय जोरो ने अपनी चाल चली, शिरयू ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और उस पर एक बार फिर हमला किया। जोरो ने उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह उठा, वह लड़खड़ा गया। खून की कमी के कारण उसे थोड़ा चक्कर आने लगा। यह देखकर ईशान अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। उसका हाथ उसके सेनबोनजाकुरा के मूठ पर टिका हुआ था, वह हस्तक्षेप करने के लिए तैयार था। हालांकि जैसे कि ईशान के इरादों को जानते हुए जोरो ने बिना पीछे देखे कहा, ईशान हस्तक्षेप मत करो। ईशान भौहें सिकोड़ते हुए रुक गया। जोरो, अभी तुम उसके मुकाबले में नहीं हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जोरो ने उसे बीच में ही टोक दिया। मुझे पता है, लेकिन मुझे लड़ना होगा। ईशान की ओर पीठ करके जोरो पहले से कहीं ज्यादा सीधा खड़ा था। उसने आगे कहा, ईशान, मैंने दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनने की कसम खाई है। मैं हमेशा तुम्हारे और कुइना की छाया में नहीं रहूंगा। अगर तुमने मेरी लड़ाइयों में दखल दिया तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। हालांकि इस समय ईशान जोरो की आंखें नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह उनमें दृढ़ संकल्प की कल्पना कर सकता था। यह जिद्दी बालक बचपन से ही उद्दंड था,
इसलिए जब ईशान ने उसकी बातें सुनी तो उसे अपना संकल्प समझ में आ गया और उसने चुप